बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो बेटा, आज मैं आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेके आई हूँ, लेकिन आज के सैम्पल पेपर में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे टोटल सेक्शन एफ तक होते हैं, बट मैं आपको ई तक ही करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि एक मेन कॉमन सा मैं रखूँगी फोर्थ और फिफ्थ क्लास के लिए, जिसमें फोर्थ क्लास के बच्चे भी उसको ईजिली कर पाएंगे और फिफ्थ क्लास के भी ईजिली कर पाएंगे, ताकि जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन एफ, उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं अलग से किसी वीडियो में फिफ्थ क्लास के लिए अलग से और फोर्थ क्लास के लिए अलग से करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ सेक्शन ई तक ही रहेंगे क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चे दोनों ही वो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा एक और सैम्पल पेपर की, जो कि आपका मेधावी का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो सैम्पल पेपर्स मैं आपको अवेलेबल करवा रही हूँ, उसी में से ही ये दूसरा सैम्पल पेपर है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपका जो पेपर होने वाला है वो किस लेवल का होने वाला है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको इसका पैटर्न पूरा बता चुकी हूँ कि टोटल एफ़ तक इसमें पैटर्न्स आते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई और एफ़। सेक्शन ए आपका मैथ से रिलेटेड होता है, बी में रीजनिंग एबिलिटी, सी में आपकी 2 लैंग्वेज होती हैं, जिसमें से हमें हिंदी को अडोप्ट करना है, उर्दू छोड़ देनी है। डी में आपकी इंग्लिश है। फिर ई में आपका क्या कहते हैं, ई में आपका करंट अफेयर्स है। और एफ़ में आपके 4 सब्जेक्ट्स ईवीएस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश के बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो हैं। ठीक है, तो ये मिक्स मैच चलेगा। फोर्थ और फिफ्थ क्लास के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला एफ वाला सेक्शन रहेगा वो मैं फोर्थ और फिफ्थ दोनों का अलग अलग करवाऊंगी। तो दोनों ही बच्चे ध्यान से देखना पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो मैथ्स का है। मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, 8 × 4 + 0 - 25 डिवाइड बाई 5। इसको आपको सोल्व करना है और बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देखो, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है। तो पहले किसको सोल्व करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि पहले किस चीज़ को सोल्व किया जाता है। तो आपने जैसे बोर्ड मास सुना होगा, मैं आपको कॉपी में करके बताती हूँ। बोर्ड मास ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, या इसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई वगैरह। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये ओपन के लिए होता है कि ब्रैकेट को ओपन करके जो मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इन दोनों का हमारे यहाँ कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस है। ये सीरीज़ के साथ चलता है, पहले ये पहले नंबर पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें और फिर 6 नंबर पे। इनमें से जो कोई भी होगा वो इन्हीं सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि पहले मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। ठीक है, अगर प्लस और माइनस है तो प्लस पहले प्लस होगा और फिर माइनस होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था, 8 × 4 + 0 - 25 डिवाइड बाय 5। तो देखो, सीरीज़ में पहले डिवाइड आ रहा है, ये तो बी हो तो है ही नहीं हमारे पास, ना ब्रैकेट है ना मल्टीप्लिकेशन या फ्रैक्शन के लिए हमारे पास कुछ है, तो पहले डिवाइड आ रहा है। तो डिवाइड करेंगे, जब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है, क्या आता है, 5। ठीक है, और बाकी सेम लिख देंगे एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 4, 8 4 सा क्या होता है, 32, इसको लिख दिया, बाकी की चीज़ें सेम। अब पहले क्या करेंगे, प्लस, एडिशन, इन दोनों को प्लस करेंगे, 32 और 0, तो 32 - 5, बाकी का सेम। फिर है सब्ट्रैक्शन, अब इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 32 में से जब 5 माइनस जाएंगे तो क्या आएगा, 27। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में था, देख लेते हैं। हाँ, ये ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आपको क्वेश्चन पेपर में जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से किसी एक को ही टिक करना है, चारों को टिक नहीं करना है, या एक से ज़्यादा को टिक नहीं करना है, वरना आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बेशक आपने क्वेश्चन को आंसर ठीक किया हो। आप किसी एक को ही टिक करोगे, बाकी ऑप्शंस को टिक नहीं करोगे। एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, एक तो कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, और छोड़ने के अलावा आपको जो भी क्वेश्चन करना है उसमें सिर्फ एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, what is the distance between Kashmir and Kerala on the map if they are 2700 किलोमीटर, मतलब 2700 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड।
बताना है कि एक मैप होता है, जैसे आप मैप देखते हो ना, तो जब कभी भी आप मैप को फिल करते होगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे हम स्टेट्स वगैरह को दिखाते हैं, तो क्या स्टेट्स जो मैप पे दिख रही होती हैं वो इतने ही पास होती हैं? नहीं, वो एक मिनिएचर होता है हमारे इंडिया का, कि एक छोटे करके हमने दिखाया है कि कहाँ पे हमारी स्टेट्स हैं, लेकिन जो उसका डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो यहीं पे क्वेश्चन एग्जामिनर भी यही बात कर रहा है कि बताओ, अगर मैप पे जो 1 सेंटीमीटर है वो 200 किलोमीटर के बराबर है, तो जो कश्मीर से केरला की जो डिस्टेंस है वो 2700 किलोमीटर है रियलिटी में। तो बताओ मैप पे वो कितना शो करेंगे हम उसको। चलिए मैं कॉपी में समझा देती हूँ आपको। इन्होंने बताया कि जो 1 सेंटीमीटर है मैप का वो किसके बराबर है? 200 किलोमीटर के बराबर ग्राउंड में। ये मैप का 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर ग्राउंड के बराबर है। पूछा है कश्मीर टू केरला, जो कि टोटल 2700 किलोमीटर है, वो कितने सेंटीमीटर होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर। ठीक है, पूछा है 2700 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 200 को 2700 को 200 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब कभी भी ऐसे डिवाइड करना हो तो आप ऐसे लिख लिया करो, जो ये 2 0 है ये 2 0 से कट जाएंगी, सीधी सीधी कट गई। 2 के टेबल में 27 नहीं आता, अब इसको डिवाइड करके देखेंगे। 2 के टेबल में 2 आ गया, 3 पे 6, 1 बच गया। अब ये पूरा हमें डिवाइड करना है, क्योंकि हमें आंसर पूरा बताना है कि कितने सेंटीमीटर बराबर होगा। ये 1, तो हम एक 0 ले लेंगे, ये किस पे जाएगी? 0.5 पे, तो ये क्या आ गया? 13.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 200 किलोमीटर जाता था, पूछा था 2700 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर जाएगा। तो जब छोटा बड़े के घर जाता है तो क्या होता है? हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे? 13.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कौन से वाला ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। What will be the area of a rectangle whose length is 15 centimeter and perimeter is 90 centimeter? एक एरिया है रेक्टेंगल का। देखो एग्जामिनर ने कहा ये रेक्टेंगल है जिसका उसने बताया जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और पैरामीटर कितना है? 90 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है? ये बाउंड्री लाइन, इन चारों को अगर प्लस कर देते हैं तो हमारा पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, ये लेंथ 15 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? रेक्टेंगल में 2 साइड्स हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। 2 साइड्स मतलब अपोजिट साइड, ये वाली और ये वाली सेम, ये वाली और ये वाली सेम, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑलवेज, हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा? ये भी 15 होगा। अब हमें ब्रेड्थ नहीं पता, तो ब्रेड्थ हम पैरामीटर से निकाल लेंगे। पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री, लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड प्लस ब्रेड्थ। पैरामीटर है 90, लेंथ और लेंथ 15 और 15, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ ये हमें नहीं पता, तो 90 इज इक्वल टू 30 प्लस में b प्लस बी। 90 माइनस 30, जब ये इधर आता है तो क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये प्लस का है। ये 2b, 2b है ये, 90 में से 30 गए 60, ये 2b, तो 2b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60/2, ये अपॉन में चला जाएगा इधर आके, तो ये 30। तो ब्रेड्थ क्या आ गई आपकी? 30 आ गई, तो ये क्या है? ब्रेड्थ 30, ये भी क्या हो गई? 30। इन चारों को प्लस करके देखेंगे तो 90 आ रहा है, 30 30 60 प्लस में 30 90, पैरामीटर सही आ रहा है। हमें लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ पता चल गई। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। लेंथ है हमारी 15, ब्रेड्थ है हमारी 30, कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हमेशा ऊपर स्क्वायर आता है, पैरामीटर निकालते हैं तो स्क्वायर ऊपर नहीं आता। तो आंसर क्या आ गया? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्या ऑप्शन में है हमारा ये। यस, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
Dhruv is a student of class 5th. Dhruv's teacher has taught him how to divide whole numbers. ध्रुव 5th क्लास का बच्चा है. ध्रुव की टीचर उसको डिवाइड करना सिखाती है होल नंबर्स से. फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, और बताती है कि क्वोशंट और रिमाइंडर कैसे आता है. और ऑल्सो चेक टू द डिवीज़न, और उसको डिवीज़न को चेक करना भी बताती है कि डिवीज़न को चेक कैसे किया जाता है. वाइल लर्निंग द ऑपरेशन ऑफ डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स, ध्रुव ने ये सारी चीज़ें सीख ली. द क्वोशंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिविडेंड, क्या जो क्वोशंट होता है वो हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है? येस और नो? यस. द प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशंट एंड द डिवाइजर इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन द डिविडेंड, क्या जो क्वोशंट का और डिविज़र का जो मल्टीप्लिकेशन होता है क्या वो हमेशा या तो बराबर या डिविडेंड से छोटा होता है? यस. डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, बिल्कुल ठीक है. द डिविज़र इज ग्रेटर देन द रिमाइंडर इज ग्रेटर देन द डिविज़र, क्या रिमाइंडर ग्रेटर होता है डिविज़र से? नहीं, कभी नहीं होता. तो कौन कौन सी इनकरेक्ट है इसमें से? विच ऑफ द अबव कंक्लूजन ड्रॉन बाय ध्रुव इज इनकरेक्ट, तो बताओ ध्रुव ने जो सीखा उसमें से उसने क्या गलत सीखा, कौन सी? तो पहली 3 तो ठीक थी कि हाँ क्वोशंट हमेशा छोटा होता है डिविडेंड से. प्रोडक्ट क्वोशंट और डिविज़र का और प्लस में रिमाइंडर क्या होता है? डिविडेंड. डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है क्वोशंट और डिविज़र के प्रोडक्ट से. तो ध्रुव की जो स्टेटमेंट थी वो कौन सी गलत थी? ऑप्शन डी. तो देखते हैं ऑप्शंस, कहीं इसमें ओनली ए दिया हुआ है, ओनली ए, या फिर ओनली डी, ओनली बी एंड सी, और नन ऑफ दिस. तो कौन सा आंसर होगा? ओनली डी. ये जो स्टेटमेंट थी ये क्या थी? गलत थी ध्रुव की. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 166 किलोमीटर इन 1 आवर. वट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 6.5 आवर्स. एक ट्रेन है जो कि 1 घंटे में 166 किलोमीटर दूर जाती है. तो बताओ वो ट्रेन 6.5 घंटे में कितना दूर जाएगी. चलिए करना शुरू करते हैं. ये ट्रेन थी, ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती थी? 166 किलोमीटर. एग्जामिनर पूछ रहा है 6.5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी. 1 घंटे में इतना जा रही है तो 6.5 घंटे में क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे. 6.5 घंटे को 166 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा. चलिए कर लेते हैं यहाँ. 5 6 30 का 3. डेसिमल्स के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसमें कुछ नहीं होता, जितने डेसिमल्स के जितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है आंसर में भी हम उतनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, वो हमारा आंसर होगा. 6 5 30 अगेन, प्लस में 3 33, 5 1 5 प्लस में 3 8, 6 6 36 का 3, 6 6 36 प्लस में 3 39 का 3, 6 1 6 प्लस में 3 9, 0 9 17 10. एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद, तो ये क्या आ गया? 1079 किलोमीटर. 1079 किलोमीटर दूर वो ट्रेन जाएगी. कितने घंटे में? 6.5 घंटे में. 6.5 घंटे इस तरीके से भी लिखे जाते हैं बेटा, ये हाफ होता है, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं हम. ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में है क्या ये. यस, ऑप्शन में है ये. ऑप्शन कितने नंबर ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 3 पे. तो ये हम क्या कर देंगे? 3 को टिक कर देंगे. हमारी ट्रेन 6.5 घंटे में कितना दूर जाएगी? 1079 किलोमीटर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विच शोज कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 6. वह विकल्प चुने जो 3 4 और 6 के सर्वांग गुणांक को दर्शाता है. ऐसे इसमें से कौन से मल्टीपल्स हैं जो कि 3 और 4 और 6 के कॉमन है, मतलब जो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी और 6 के टेबल में भी. मतलब इन तीनों के टेबल में से वो डिजिट कौन सी है जो यहाँ पे लिखी हुई है जो इन तीनों के टेबल्स में आती हैं. चलिए चेक करना शुरू करते हैं. 18 और 24, 3 के टेबल में 18 आता है. यस. क्या 4 के टेबल में आता है 18? नहीं. तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत. 8
3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। जब 3 के में ही नहीं आया तो इन बाकियों में भी आएगा भी तो भी हमारे काम का नहीं है। तीनों के में आना चाहिए। 3 के टेबल में 6 आता है, यस। क्या 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं, ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? गलत। 3 के टेबल में 12, 4 आता है। 4 के टेबल में 12 आता है। 6 के टेबल में 12 आता है। 3 के टेबल में 24 आता है। 4 के टेबल में 24 आता है। 6 के टेबल में 24 आता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इनके आंसर 9 और 10, ये 4 क्वेश्चंस के एक चार्ट बना हुआ है। इसके बेसिस पे हमें इनके आंसर देने हैं। लुक एट द चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ 7, 8, 9 एंड 10 क्वेश्चंस। द फॉलोइंग चार्ट डिस्प्लेज द लाइकिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वेरियस गेम्स। क्रिकेट को जैसे 5 स्टार, फुटबॉल को 3 स्टार, खो खो को 4 स्टार और कबड्डी को 6 स्टार। और जो स्टार है ये क्या है? हमारे स्टूडेंट्स हैं। मतलब ये स्टार्स एज ए स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्रिकेट को कितने बच्चे पसंद करते हैं? 5, फुटबॉल को 3, खो खो को 4 और कबड्डी को 6 बच्चे, ठीक है। अब इनके बेसिस, इस पूरे चार्ट के बेसिस पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं। चार्ट को देखकर प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10 प्रश्न के सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित चार्ट विभिन्न खेलों के लिए छात्रों को पसंद को प्रदर्शित करता है। और जो स्टार है ये क्या है? हमारे विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है। टोटल 30 स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ 5, 3 और ये आपके 4 और ये 6 और 5 11, 11 और 7 आपके कितने हो गए? 18। तो बाकी के जो होंगे वो नहीं पसंद करते होंगे, ठीक है। वट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक खो खो? बताइए। इसमें जो एक स्टार है ना बेटा वो 30 स्टूडेंट्स के बराबर है। सॉरी, जो एक स्टार है वो 30 स्टूडेंट्स, तो ये 30, 30, 30, 30, 30 इस तरीके से है, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है 7th क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक खो खो? बताइए वो बच्चे कितने हैं जो खो खो को पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। खो खो में कितने स्टार हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 स्टार है। 4 स्टार, एक स्टार कितना है? 30 स्टूडेंट्स को शो करता है। चलिए कॉपी में देखते हैं। ये एक स्टार 30 स्टूडेंट्स है। खो खो में टोटल कितने स्टार है? 4 स्टार। ये खो खो को पसंद करते हैं, ये वो बच्चे हैं। एक स्टार 30 है, दूसरा भी 30, ये भी 30, ये भी 30। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 120। तो खो खो को जो बच्चे पसंद करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 120 स्टूडेंट्स। कितने? 120। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच गेम इज़ द लीस्ट लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स? वो गेम बताओ जो बच्चे सबसे कम पसंद करते हैं। इन चारों गेम्स में से वो कौन सा गेम है जिसको बच्चे सबसे कम पसंद करते हैं? वो कौन सा गेम है जिसमें कम स्टार होंगे, मतलब जिसमें कम बच्चे होंगे, वही कम बच्चों के द्वारा पसंद किया गया है। तो सबसे कम बच्चे किस में है? सबसे कम बच्चे स्टार किस में है? फुटबॉल में, क्योंकि फुटबॉल में ही सिर्फ 3 स्टार हैं और बाकी में इसमें जैसे 5 है, 4 है, इसमें 6 है, इसी में 3 है। तो ये सबसे कम पसंद करे जाने वाला है, ये 3 है। तो फुटबॉल आपका सबसे क्या है? लीस्ट लाइक गेम है बच्चों के द्वारा। विद्यार्थियों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद आ रहा है? वो कौन सा है? फुटबॉल। कौन सा? फुटबॉल। क्योंकि इसमें कितने स्टार थे? सिर्फ 3 स्टार थे, मतलब इसमें सिर्फ 90 स्टूडेंट्स थे। इससे ज़्यादा और खेलों में बच्चे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी देन फुटबॉल? कितने छात्र फुटबॉल की तुलना में कबड्डी व अधिक पसंद करते हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल के कंपैरिजन में कबड्डी को ज़्यादा पसंद करते हैं? बताइए। तो पहले देख लेते हैं फुटबॉल में कितने बच्चे थे। फुटबॉल में थे हमारे 3 स्टार। चलिए कॉपी में बताती हूँ। फुटबॉल में 3 स्टार थे, मतलब 30, 30 और 30, 90 स्टूडेंट्स थे। कबड्डी में कितने हैं? कबड्डी में है 6 स्टार। 1, 2, 3, 4,
5 and 6 30 plus 30 plus 30 plus 30 प्लस 30 एंड प्लस 30। जब 6 बार 30 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 30 प्लस 30 60 प्लस 90 120 150 और 180। तो 180 कबड्डी में है और फुटबॉल में है 90। तो कितने ज़्यादा है कबड्डी में? कबड्डी में कितने ज़्यादा है? 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90। तो कितने ज़्यादा है कबड्डी में? 90 स्टूडेंट्स ज़्यादा है। किससे? फुटबॉल से ज़्यादा है। फुटबॉल में अगर 90 बच्चे हैं तो कबड्डी में 180 हैं, जो कि कितने ज़्यादा है? 90 ज़्यादा है। किससे? फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राहुल फैमिली हैज़ 6 मेंबर्स, 4 एल्डर्स एंड 2 किड्स, जिसमें 4 बड़े हैं और 2 बच्चे हैं। ही बॉट ए केक एंड डिवाइडेड इक्वली इट अमंग हिज फैमिली मेंबर्स। वो एक केक लेके आए और उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में उसको इक्वली डिवाइड किया। इफ़ बोथ द किड्स टुगेदर गेट 1/3 ऑफ द केक, हाउ मच इज़ लेफ्ट फॉर एल्डर्स। अगर दोनों बच्चों को मिला के 1/3 हिस्सा केक का बच्चों को मिल गया तो बताओ बड़ों के पास कितना केक बचा होगा। तो चलिए देखते हैं टोटल मेंबर्स कितने हैं। देखो ये रफ वर्क के लिए दिया हुआ है तो आपको पेपर में यहीं पे करना है बेटा। टोटल जो मेंबर हैं वो कितने हैं? 6, जिसमें से 4 बड़े और 2 छोटे हैं। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बात वो है। उन्होंने कहा अगर बच्चों को 1/3 मिल गया, दोनों बच्चों को मिला के अगर 1/3 मिला है तो बताओ इनको कितना मिलेगा, इनके पास कितना बचा होगा। तीसरे में से 1 हिस्सा बच्चों को मिल गया, दोनों बच्चों को 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा मिला, तो टोटल तो हमें पता चल गया कि 3 हिस्से हैं। 1 हिस्सा इनको मिल गया तो बाकी का कितना बचा होगा? 2 हिस्से ही तो बचे होंगे, तो 2/3 किसको मिला होगा? बाकी के एल्डर्स को मिला होगा। मतलब जैसे कि ये केक है, इसके जब डिवीज़न किया होगा, इसके जब हमने 6 पार्ट्स किए होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6, तो ये 1 और 2, ये 2 हिस्से हमने दे दिए बच्चों को। मतलब 2 हिस्से 6 में से हमने बच्चों को दे दिए तो ये 1/3 होता है। और ये जो 4 हिस्से बच गए किस में से? 6 में से, मतलब ये 2/3 होगा। ये बच गया किसके लिए? बड़ों के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 2/3। ये आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम सेक्शन बी का पार्ट कर लेते हैं। अब तक हमने मैथ्स का पार्ट किया था सेक्शन ए, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो प्लीज़ पूछ लेना और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो इसी तरीके का आपको मिलेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी, रीजनिंग का जो है हमारा। कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके और देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये कंप्लीट करना है तो इसको इस तरीके से जैसे जैसे फिगर है मुँह से अंदाजे से उसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो हमने एक लाइन खींच दी टेढ़ी, उसके बाद यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, बट यहाँ डार्क में 2 थे, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे? डार्क में 2 करके बीच में उनके लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ये सिमिलर लग रहा है। अब हमें देखना है कि जो ये हमने ये वाला ऑप्शन, ये जो हमने ये चीज़ें जो बनाई हैं, ये कौन सी फिगर में है। तो ये कौन सी फिगर में है बेटा? देखो ध्यान से, ये हमारी ये वाली फिगर है जो कि है ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस फिगर को भी हमें कोई ऑप्शन सिलेक्ट करके कंप्लीट करना है। देखो पहले एक स्क्वायर में सर्कल है, देन ट्राइंगल, क्वेश्चन मार्क और देन ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल अपोजिट साइड्स में है, तो यहाँ दोनों अपोजिट साइड्स में क्या होगा? सेम ही होगा। ये सर्कल है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? सर्कल आना चाहिए। तो देखते हैं किस में है सर्कल। सर्कल एक तो ये है, सर्कल में डॉट है, ये नहीं होगा। सर्कल साइड में है, नहीं, हमें बिल्कुल सेंटर में चाहिए, ये भी नहीं होगा। ट्राइंगल तो हमें चाहिए ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला जो सर्कल का ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम टिक कर देंगे।
ठीक है, हमें ऑप्शन को किसी एक को ही टिक करना है, एक से ज़्यादा को टिक नहीं करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें कोई करेक्ट ऑप्शन देख के इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे जैसे है, ये सर्कल था बट सर्कल कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। पहले सर्कल बन गया, ठीक है, फिर ये लाइन, जैसे इन सब में लाइन है, बीच में भी ये सर्कल कंप्लीट करना है, और ये एम लिखा हुआ है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये देखना है हमें, ये कौन सी फिगर में क्या देखना है हमें, हमें देखना है एक छोटा सर्कल जो हमने पूरा करा, उसके बाद ये लाइन, ये सर्कल, और इसमें छोटा सा एम। ये कौन सी फिगर में दिख रहा है आपको, देखो ज़रा, इसमें है नहीं, सर्कल तो है ही नहीं इसमें, ये गलत, ये भी गलत, इसमें है बट ये दूसरी साइड है, हमें तो इस साइड चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो फिगर को बना के देख लेंगे और फिर देखेंगे हमने जो बनाया है वो किस फिगर से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रीना वॉज फेसिंग हर स्कूल एट द बिगनिंग, शी टर्न क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट, वट एंगल डिड शी टर्न थ्रू। रीना अपने स्कूल की तरफ मुंह करके खड़ी थी, शुरुआत में वो अपने स्कूल की तरफ, तो ये स्कूल है उसका, यहाँ पे ये यहाँ खड़ी होगी ऐसे, इस तरीके से देख लेते हैं कि ये उसका मुंह है, इस तरीके से खड़ी थी। देन शी टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे घड़ी में जैसे सुइयाँ चलती हैं तो इस तरीके से चलती हैं, ऊपर से नीचे की साइड, फिर ऐसे इस तरीके से चलती है। तो जब उसने क्लॉकवाइज टर्न किया, तो क्लॉकवाइज कहाँ पे, वेस्ट की साइड, कहाँ पे, वेस्ट की साइड। शी टर्न टू फेस वेस्ट, क्लॉकवाइज टू वेस्ट, तो जब वो वेस्ट की तरफ आई, यहाँ आई, तो वो यहाँ से पूरा यहाँ घूम गई, और वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट में आई। व्हाट एंगल डिड शी टर्न थ्रू, तो बताओ उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया। तो ये वाला जो एंगल है, ये पूरा कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये हमें बताना है। रीना शुरुआत में अपने स्कूल की ओर मुंह करके खड़ी थी, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमकर पश्चिम की ओर मुड़ गई। वह किस कोण घूमी, तो वो किस कोण घूमी, ये इतना कोण घूमी, ये आधा कितना होता है 90, ये आधा 90, 90 90 180, कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। हमें दिए गई फिगर में क्या करने हैं, ट्राइंगल्स को काउंट करना है कि कितने टोटल ट्राइंगल्स हैं इसमें, ठीक है। तो चलो फिगर को बना के काउंट करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ बनाती हूँ कॉपी में 1, ये एक पूरा ट्राइंगल, उसके बाद इन्होंने बीच में लाइन खींच दी 2 और 3, ये पूरा बड़ा वाला 1 था, फिर ये 2 और 3 3 हो गए, फिर उसके बाद यहाँ एक लाइन लगाई और यहाँ एक लाइन लगाई, 3 तो हो चुके थे, फिर ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला 7, कितने ट्राइंगल हो गए टोटल, 7 ट्राइंगल हो गए। कितने, 7 ट्राइंगल्स हो गए। तो 7 ऑप्शन में है, यस है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स है इसमें, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द वर्ड टू विच द लास्ट वर्ड इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द फर्स्ट वर्ड रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ड। जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार उस शब्द का चयन करें जो अंतिम शब्द उसी प्रकार संबंधित है। हमें देखना है ये जो पूरी सीरीज दी हुई है, इसमें जो लास्ट वर्ड है वो किससे रिलेटेड होगा, जैसे कि पहला वर्ड दूसरे से रिलेटेड है, जैसे लोयन डेन, हॉर्स बताना किससे रिलेट होगा, शेर मांद घोड़ा कहाँ। लोयन की डेन उसका घर होता है, तो हॉर्स का जो घर होता है, हॉर्स के रहने की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अस्तबल। क्या बोलते हैं, अस्तबल या फिर स्टेबल, इंग्लिश में स्टेबल। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो अस्तबल को टिक करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो स्टेबल को। ये बात जरूर ध्यान रखनी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही टिक लगाना है, और अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो सारे के सारे आंसर्स को आपको हिंदी मीडियम में ही टिक लगाना है, दूसरी लैंग्वेज में टिक नहीं लगाना कि एक इसमें लगा दिया एक इसमें लगा दिया, नहीं, उससे आपके ऑप्शंस क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें इस ऑप्शन में से कोई नंबर यहाँ पे लगाना है, किस पे, इस क्वेश्चन मार्क पे, जो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि इस पे कौन सा नंबर आएगा। देख लेते हैं सीरीज़ क्या है। 3, 7, 15 एंड 31। 3 में +4 करें 7 आया, 7 में +8 करें 15 आया, 15 में +16 करें तो 31 आया। देखो 4 को 4 डबल किया, 4 और 4 कितना होता है 8, फिर 8 को डबल किया, 8 8 क्या होता है 16। अब 16 का डबल क्या होता है +32। तो इसमें जब हम +32 करेंगे तो हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क की थी ये हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। 31 में जब हम 32 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 63। क्या ये ऑप्शन में है, देख लेते हैं। यस, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट। हमने देखा कि कितने प्लस हो रहे हैं और फिर देखा वो जो सीरीज़ बन रही है वो कितने से, मतलब पहले 4 आया, फिर 8, फिर 16, कोई टेबल भी नहीं था, लेकिन डबल रिपीट हो रहे थे कि 4 का डबल किया 8 प्लस किए, फिर 8 का डबल करके प्लस करिए अगली वैल्यू में, फिर जो अगली वैल्यू का था उसको डबल करके प्लस किया, तो 63 हमारा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। अब इसमें भी हमें फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन बना के जो थर्ड का रिलेशन है होगा फोर्थ के साथ, वो हमें यहाँ बताना है। तो देखो 12, 120, 25 और ये क्वेश्चन मार्क। जैसे 12 इससे संबंधित है 120 से, वैसे ही 225 किससे संबंधित होगा, इससे। 10, 12 इंटू में 10 क्या होता है 120, मतलब अगर हम 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12 और 12 10 जा 120, 25 1 जा 25, 25 10 जा 250, क्या हो जाएगा 250। मतलब ये इससे रिलेशन में था मल्टीप्लाई 10 करके, ये भी हमने इसी के साथ इससे रिलेशन करके निकाला कि 25 में को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 250। क्या ये ऑप्शन में है, देख लेते हैं। यस, ये ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द ओड वन आउट। इन सब में से हमें बताना है कि ओड क्या है, क्या चीज़ अलग है, विषम का चयन करना है हमें। डॉग, बफेलो, एलिफेंट और कैट। बताओ क्या है। देखो डॉग घर पे पालते हो, यस। बफेलो भैंस घर पे पालते हो, यस। कैट घर पे पालते हो, यस। क्या एलिफेंट घर पे पालते हो, क्या ये एक डोमेस्टिक एनिमल है, नहीं, ये एक डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ओड वन आउट क्या हो जाएगा आपका, एलिफेंट। क्या होगा, एलिफेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच कलर कैन बी सीन इन द रेनबो। बताइए कौन सा रंग इंद्रधनुष में देखा जा सकता है। इनमें से कौन सा रंग वो है जो इंद्रधनुष में आप देख सकते हो, तो वो कौन सा कलर होता है बेटा, बताओ इसमें से। चलो मैं ये होमवर्क के लिए देती हूँ आपको ये कमेंट में आंसर बताना है मेरे को कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि कौन सा कलर हम इनमें से रेनबो में देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है बेटा आपका सेक्शन नंबर सी, जिसमें कि हमारी 2 लैंग्वेज होती हैं। तो जिसमें से हमें लैंग्वेज हिंदी चूज़ करनी होगी और उसी के क्वेश्चंस करने होंगे, उर्दू के क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन सी में 2 लैंग्वेज है जिसमें से हमें हिंदी चूज़ करके उसके 5 क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। पहले गद्यांश पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर दोबारा हम गद्यांश पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो गद्यांश को हमें 2 बार पढ़ना है और आपको एक क्वेश्चन के लिए लगभग 2 मिनट मिलेंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बार कड़कड़ती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में एक नदी के किनारे पहुंच गई। नदी से पानी पीने के लिए वह छोटी सी चट्टान पर चढ़ी, पर वहां से वह फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव तेज होने से वह नदी में बहने लगी। पास ही में एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया।
कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को धन्यवाद दिया। उसी दिन शाम को एक शिकारी जाल लेकर कबूतर को पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसे शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाकर शिकारी के पाँव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जग गया और उड़ गया। चलिए अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इस कहानी में आपको क्या सीख मिलती है? चींटी नदी में कैसे गिरी? कबूतर ने चींटी को नदी में डूबने से कैसे बचाया? कड़कती शब्द का पर्यायवाची क्या है? कबूतर को शिकारी से बचाने के लिए चींटी ने क्या किया? चलिए दोबारा पढ़ते हैं एक बार कड़कती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में एक नदी के किनारे पहुंच गई। नदी से पानी पीने के लिए वह छोटी सी चट्टान पर चढ़ी, पर वहां से वह फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव तेज होने से वह नदी में बहने लगी। पास में ही एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को धन्यवाद दिया। उसी दिन शाम को एक शिकारी जाल लेकर कबूतर को पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसे शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाकर शिकारी के पाँव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जग गया और उड़ गया। चलिए अब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? देखो, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। चींटी को जब गिर गई थी तो कबूतर ने पत्ता तोड़कर उसकी हेल्प की थी, और जब कबूतर को शिकारी पकड़ने आ रहा था तो चींटी ने शिकारी को काट कर कबूतर की हेल्प की थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो कर भला तो होगा हमारा भी भला, तो कर भला तो हो भला। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? ठीक होगा। नेक्स्ट, चींटी नदी में कैसे गिरी थी? चींटी नदी में फिसल गई थी, वो चट्टान पे से तो फिसल कर गिर गई थी। 23, कबूतर ने चींटी को नदी में डूबने से कैसे बचाया? उसको कैसे बचाया कबूतर ने? कि कबूतर ने कैसे हेल्प की? क्या फेंका था कबूतर ने नदी में क्या फेंका? उसने पत्ता फेंका था जिस पे चींटी चढ़ गई थी। तो ऑप्शन 3। कड़कती शब्द का पर्यायवाची क्या है? बिल्कुल कड़कड़ी गर्मी थी। तो कैसी गर्मी थी? बहुत अधिक, बहुत कम, हल्का फुल्का या एक समान। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप मुझे होमवर्क में इसका आंसर बताओगे, ठीक है? कबूतर को शिकारी से बचाने के लिए चींटी ने क्या किया? कबूतर को शिकारी से बचाने के लिए चींटी ने शिकारी को जोर से काटा था पैर पर, ताकि कबूतर जग जाए और शिकारी उसको पकड़ ना पाए। तो शिकारी को जोर से काटा। तो ये ऑप्शन होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैंने कहा था कि इसमें एक उर्दू का भी पार्ट होगा, लेकिन उर्दू का पार्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते हैं, तो उर्दू का सेक्शन हमने छोड़ दिया है। हम पढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन सी में हमें सिर्फ 2 लैंग्वेज में से, हिंदी और उर्दू में से क्या करना था? हिंदी का पार्ट। अब है सेक्शन डी की बारी। लैंग्वेज सेकेंड, इंग्लिश। बुद्धा वॉकड ऑन fearlessly. Angumila ran as fast as he could but could not catch up with him. He swore and shouted at Buddha, but Buddha smiled kindly at him and continued to walk through the forest. This went on for several hours, and Angulimala was tired at last and sat down. Buddha stood in front of him. His face was shining with kindness for the robber. "Who are you, man?" asked Angula. "Why do you travel through this forest alone? Aren't you afraid for Angumila? Why couldn't I catch you? What magic do you possess?" Buddha replied gently, "I am a friend of yours and I have come to the forest to help you. I have come to save you from further sin. I am not afraid of you because I love you as I love all other men. My magic is the magic of kindness for all living creatures." These noble words touched the cruel heart of
Angulimala, and he fell at the feet of Buddha. "O Lord, save me," he said, sobbing. "I am the greatest sinner on the earth," he cried bitterly, and tears flowed from his eyes into unending streams. वर अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं. वेयर वॉज बुद्धा वॉकिंग? फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड. हु आस्क्ड टू बुद्धा, हु आर यू मैन? What is the verb in the sentence? He swore and shouted at Buddha. Buddha went to the forest to save Angulimala from. चलिए एक बार फिर से हम पैसेज पढ़ेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया. अब हमें क्वेश्चंस पता चल गए. अब हम पैसेज में दोबारा से पढ़ेंगे और हमें आंसर्स पता चलेंगे. बुद्धा वॉकड ऑन फियरलेसली. बुद्धा कैसे चल रहे थे? बिल्कुल आराम से, बिना किसी डर भय के. Angulimala ran as fast as he could but could not catch up with him. He swore and shouted at Buddha, but Buddha smiled kindly at him and continued to walk through the forest. This went on for several hours, and Angulimala was tired at last and sat down. Buddha stood in front of him. His face was shining with kindness for the robber. "Who are you, man?" asked Angulimala. "Why do you travel through this forest alone? Aren't you afraid of Angulimala? Why couldn't I catch you? What magic do you possess?" Buddha replied gently, "I am a friend of yours. I have come to the forest to help you. I have come to save you from further sin. I am not afraid of you because I love you as I love you, all other men. My magic is the magic of kindness for all living creatures." These noble words touched the cruel heart of Angulimala, and he fell at the feet of Buddha. "O Lord, save me," he said, sobbing. "I am the greatest sinner on the earth," he cried bitterly, and tears flowed from his eyes into unending streams. चलिए, Where was Buddha walking? कहाँ पर बुद्धा चल रहे थे? कहाँ चल रहे थे? गार्डन में, फॉरेस्ट में, पार्क में या बीच में? वो एक जंगल में चल रहे थे. कहाँ पे? फॉरेस्ट में. तो ऑप्शन ए. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड. ऐसा कौन सा वर्ड था पैसेज में जो क्या मतलब निकाल रहा है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड. बिल्कुल शांत, अच्छे स्वभाव के वो थे. तो वो कौन सा वर्ड था बेटा? वो कौन सा वर्ड था? वो था आपकी काइंडनेस. क्या था? काइंडनेस आप वो शो कर रहे थे जिससे हमें पता चल रहा था द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड. थर्ड क्वेश्चन है इसी का ही. हु आस्क्ड टू बुद्धा, हु आर यू मैन? किसने पूछा था कि आप कौन हो? तो कौन थे वो? एंगुलिमाला. ऑप्शन बी. व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस ही स्वोर एंड शाउटेड एट बुद्धा? बताओ इसमें से वर्ब, क्रिया कौन सी है? तो कौन सी है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे. ऑप्शन बता देना कौन सा है. थर्टीथ क्वेश्चन. बुद्धा वेंट टू द फॉरेस्ट टू सेव एंगुलिमाला फ्रॉम. किससे बचाने आए थे बुद्धा जी उसको, एंगुलिमाला को? बताओ. वो लाइन थी ना, आई एम फ्रेंड ऑफ योर्स एंड आई हैव कम टू द फॉरेस्ट टू हेल्प यू, आई केम टू फर्दर सिन वाला. तो किससे बचाने आए थे वो उनको? तो किससे बचाने आए थे? वो आने वाले पाप जो कि वो करने वाला था, उनसे उसको बचाने आए थे कि अब आगे तुम कोई भी पाप नहीं करोगे. तो फर्दर सिन. ठीक है, होया. चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं. सेक्शन ई है ये. जनरल अफेयर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे इसमें. फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमेशा 26 जनवरी को. कब? एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी. तो ऑप्शन बी. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन थी? प्रतिभा पाटिल. और सेकंड कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो अभी प्रेजेंट में हमारी प्रेसिडेंट भी है. ठीक है, तो फर्स्ट कौन थी? प्रतिभा पाटिल. 33. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ए ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया. हु वॉज हिज गुरु? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बहुत महान राजा थे. बताइए उनके गुरु कौन थे? कौन थे उनके गुरु? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है इस सेक्शन में से. आप मुझे आंसर करोगे इसका कमेंट बॉक्स में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हमारे भारत के गृह मंत्री कौन है? कौन है हमारे भारत के गृह मंत्री? कौन है बेटा? अमित शाह। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? बताइए जैविक खेती क्या है? फार्मिंग यूजेज ऑर्गन्स, फार्मिंग यूजिंग ऑर्गेनिज्म, फार्मिंग यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, फार्मिंग यूजिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अंगों का उपयोग कर खेती, जीवों का उपयोग कर खेती, कीटनाशकों के प्रयोग से खेती, या पौधों और पशु एपिस्ट का उपयोग करके खेती। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है बेटा? जिसमें हम प्लांट और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, जैसे छिलके वगैरह हो गए प्लांट्स के जो हम यूज़ करते हैं, या पत्तियाँ वगैरह सूखी, या एनिमल्स का जो गोबर वगैरह होता है, तो उनका जो यूज़ करके हम फार्मिंग करते हैं उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा क्या होगा? करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हु इज़ कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत का बर्ड मैन किसे कहा जाता है? बताइए भारत का बर्ड मैन किसको कहा जाता है? तो क्या आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 36 का? कौन है बर्ड मैन ऑफ इंडिया? किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है बेटा सलीम अली को। किनको? सलीम अली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वीर बाल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 दिसंबर 2022। इट इज़ रिलेटेड टू। वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है, यह है बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बर्थडे ऑफ गुरु गोविंद सिंह, मार्टरडम ऑफ जोरावर सिंह, फतेह सिंह सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह, और नन ऑफ द अबो। ये भी आपका ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 26 दिसंबर 2022 को। ठीक है। नेक्स्ट है 38। सुश्रुतु अ ग्रेट इंडियन स्कॉलर वॉज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ। सुश्रुतु एक महान भारतीय विद्वान किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है बेटा आपके चिकित्सा, मेडिसिन। तो ऑप्शन बी। विच कंट्री वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022? फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? किस देश ने जीता फुटबॉल 2022 का कप? ये था अर्जेंटीना ने। किन्होंने? अर्जेंटीना ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2023 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? टेबला ऑफ विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2023? तो किनको इस बार की जो परेड हुई थी गणतंत्र दिवस पर, उस पर फर्स्ट प्राइज़ दिया गया? किस स्टेट को दिया गया? तो वो कौन सी स्टेट थी बेटा? वो थी हमारी उत्तराखंड स्टेट। कौन सी? उत्तराखंड। तो ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।